प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अपना टॉपिक स्टार्ट करा था सॉलिड एंड फ्लूइड, जिसमें पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड फ्लूइड देखी। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की बात करी थी। उसी सॉलिड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू करेंगे एंड और प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, जिसमें हम सबसे पहली प्रॉपर्टी आज पढ़ने वाले हैं स्ट्रेस। लाइफ में सबने सुना होता है या बोला होता है कि मुझे स्ट्रेस फील हो रहा है, मेरे को स्ट्रेस हो रहा है। तो स्ट्रेस एक्चुअली होता क्या है? इसे हम लोग बोलते हैं कि कोई आउटर फोर्स, हम लोग को इसे एज्यूम कर लेते हैं, बट एक्चुअली ये किसी बॉडी का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ड्यू टू आउटर फोर्स या फिर लोड। इंटरनल रेजिस्टेंस टू फोर्स या फिर लोड। कैसा इंटरनल रेजिस्टेंस? तो सबसे कॉमन एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सबको स्टडी का प्रेशर होता है या फिर स्ट्रेस होता है। तो सपोज बुक्स हमारे यहाँ पे एक आउटर फोर्स है, एक लोड है, और हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। तो वो बुक्स हमारे ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रही हैं, हम पे लोड एक्सर्ट करती हैं। तो हमारी तरफ से एक रेजिस्टेंस, हम लोग बुक्स को कहेंगे नहीं मेरे पे फोर्स मत लगाओ। तो वही जो हम इंटरनली रेजिस्टेंस उन बुक्स पे लगा रहे हैं उसी को बोलते हैं स्ट्रेस। मतलब यहाँ पे बुक्स एक आउटर लोड था, हम एक ऑब्जेक्ट थे और हमने उस लोड को रेजिस्ट करा, तो वो ही था स्ट्रेस। आज के बाद हमेशा याद रखना है कि स्ट्रेस किसी ऑब्जेक्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पे याद रखना बाय ऑब्जेक्ट। इसलिए अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और इसकी एसआई यूनिट देखें तो इसकी एसआई यूनिट होती है पास्कल, जिसे हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अब इसकी अगर टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, तो मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, जिसमें सबसे पहले आता है नॉर्मल स्ट्रेस, जो फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला टेंसाइल स्ट्रेस एंड सेकेंड इज कंप्रेशन स्ट्रेस। तो टेंसाइल से हमें क्लियर है कि कोई चीज स्ट्रेच्ड फॉर्म में है और कंप्रेशन में कोई चीज कंप्रेस्ड फॉर्म में है। अब इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो नॉर्मल का मतलब हमें पता होता है कि जब परपेंडिकुलर कोई चीज का फॉर्मेशन है, मतलब कोई सरफेस है और अगर उसके परपेंडिकुलर कोई चीज रखी है तो यही होती है नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर फॉर्मेशन। इसमें अगर हम टेंसाइल स्ट्रेस की बात करें तो सबसे कॉमन एग्जांपल, किसी सरफेस से हमने किसी हैवी ऑब्जेक्ट को कर दिया हैंग। ये हमारी स्ट्रिंग थी, ये हमारा हैवी सरफेस है एंड ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसे हमने बोल दिया लोड। यहाँ पे इस चीज पे लग रहा है, इस चीज पे एक हमने लोड रख दिया, तो ये चीज क्या करेगा? ये रेजिस्ट करेगा स्ट्रेचिंग होने से। क्यों? क्योंकि ये लोड हो जाएगा स्ट्रेच ड्यू टू heavy force exerted by this ball on this wire। तो फिर ये वायर क्या करेगी? ये रेजिस्टेंस शो करेगी कि नहीं स्ट्रेच मत हो। तो यही जो वायर रेजिस्टेंस शो कर रही है इसी को हमने बोला टेंसाइल स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे था एक स्ट्रेच का फॉर्मेशन। ये जो हमने हैवी बॉल लटकाई है, ये बॉल वायर को नीचे की तरफ स्ट्रेच कर रही है, खींच रही है। इसी खिंचाव को हमने बोला टेंसाइल और इसी हमने बोला टेंसाइल स्ट्रेस। याद रखना ये लोड था, बॉल लोड थी और जो बॉल लोड लगा रही थी वो इस वायर पे लगा रही थी। तो स्ट्रेस भी किस पे फील होगा? वायर पे, क्योंकि वायर ही इंटरनल रेजिस्टेंस शो करेगी। रेजिस्टेंस किसको? इस बॉल को प्रेशर लगाने से। तो ये तो था टेंसाइल स्ट्रेस। सेकेंड बात करें कंप्रेशन स्ट्रेस की, तो आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े कंक्रीट पिलर्स पे ही बड़े बड़े ब्रिजेस को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो ये कंक्रीट पिलर्स क्या है? ये एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और प्रेशर कौन लगा रहा है? जो ये रोड है, जो ये ब्रिज है, ये यहाँ पे है हैवी लोड। तो फिर ये लोड इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक स्ट्रेस लगा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है कंप्रेशन का फॉर्मेशन, चीजें आपस में दब रही हैं। तो फिर इस कंप्रेशन फॉर्मेशन से जो ये ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस शो करेगा, किसको रेजिस्ट करेगा? इस हैवी ब्रिज के
लोड को। तो मतलब यहाँ पे कंक्रीट पिलर ने कंप्रेशन शो करा, कैसा? कंप्रेशन स्ट्रेस, कंप्रेशन नॉर्मल स्ट्रेस शो करा टुवर्ड्स द ब्रिज। ये था हमारा कंप्रेशन स्ट्रेस। आई होप आपको ये दो समझ आए होंगे। नेक्स्ट टाइप की बात करें तो नेक्स्ट आता है शियर स्ट्रेस। अब ये शियर क्या हो गया? ठीक है, नॉर्मल में तो हम समझ गए कि चीजें परपेंडिकुलर फॉर्मेशन में, शियर स्ट्रेस में चीजें पैरेलल फॉर्मेशन में होंगी। पैरेलल फॉर्मेशन कैसे? इनके एग्जाम्पल याद रखेंगे। इसका एग्जाम्पल था मेटल वायर, मेटल ऑब्जेक्ट हैंगिंग ऑन वायर या फिर फ्रॉम वायर, और इसका था कंक्रीट पिलर। अब जरा शियर स्ट्रेस को समझते हैं। तो पैरेलल फॉर्मेशन, पैरेलल फॉर्मेशन कैसे? जैसे कि सपोज ये माउंटेन है और यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर रखे हैं, यहाँ पेड़ है, सब कुछ है, ठीक है, हेवी बारिश हुई एंड कंडीशन हो गई लैंडस्लाइड की। तो ये जितना भी अपर सरफेस पे मटेरियल प्रेजेंट है, यहाँ पे जो हमारा ये नेचुरल एनवायरनमेंट या फिर जो ट्री रॉक सिस्टम जो भी प्रेजेंट है, वो लैंडस्लाइड की वजह से नीचे की तरफ खिसकना शुरू करेंगे। बट पहाड़ क्या करेंगे? पहाड़ इन्हें पॉइंट टू पॉइंट पे रोकेंगे कि नहीं मत रुको, मत खिसको। तो फिर जो वो पहाड़ लैंडस्लाइड को होने से रेजिस्ट कर रहा है, वो ही है हमारा शियर स्ट्रेस। मतलब यहाँ पे ट्री और रॉक था हमारा लोड और पहाड़ था हमारा ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट पे इस लोड ने प्रेशर लगाया तो इस ऑब्जेक्ट ने दिखाया कौन सा? शियर स्ट्रेस। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गई? पैरेलल फॉर्मेशन, माउंटेन सरफेस से पैरेलल ही लैंडस्लाइड का फॉर्मेशन था। तो ये था हमारा शियर स्ट्रेस, जिसका एग्जांपल आ गया लैंड स्लाइड। थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेस की बात करें तो थर्ड आता है वॉल्यूमेट्रिक या फिर बल्क या फिर हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस। अब ये कैसे स्ट्रेस होता है? तो वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया? 3D स्पेस। 3D कोई ऑब्जेक्ट कितना 3D स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसी को हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। तो सपोज अगर हमारे किसी ऑब्जेक्ट पे हर डायरेक्शन से स्ट्रेस फील हो, लोड फील हो और उसे स्ट्रेस शो करना पड़ रहा है, उसी को बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। सपोज हमारा ये वाटर बॉडी थी, ये हमारी वाटर बॉडी, इसमें पानी भरा हुआ है, हमने इसके अंदर एक बॉल को डाल दिया, एक सॉलिड बॉल को डाल दिया। अब इस सॉलिड बॉल पे क्या होगा? हर डायरेक्शन से, हर पॉइंट से एक लोड फील होगा। वो लोड था वाटर का प्रेशर और ऑब्जेक्ट है हमारा सॉलिड की बॉल। तो फिर ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? अपनी शेप चेंज ना हो इसलिए इंटरनली रेजिस्टेंस शो करेगा इस वाटर प्रेशर को। तो मतलब ये सॉलिड लगाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। यहाँ पे लोड क्या था? लोड थी वाटर प्रेशर, वाटर बॉडी, ऑब्जेक्ट था सॉलिड बॉल, और स्ट्रेस कैसा लगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। इतना सबको समझ आया? आई होप आपको ये तीनों टाइप ऑफ स्ट्रेसेस समझ आए होंगे, समझ आया होगा कि स्ट्रेस क्या होता है। इसके बाद हम अगर सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें तो सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी आती है स्ट्रेन। ठीक है, अब हम समझ गए कि स्ट्रेस क्या होता है। किसी लोड ने हम पे प्रेशर लगाया, हमने उस प्रेशर को रेजिस्ट करा, तो वही रेजिस्टेंस था स्ट्रेस। बट अगर स्ट्रेस की लिमिट इतनी क्रॉस हो गई कि उस बॉडी में हो गया डिफॉर्मेशन, जैसे कि मैं एग्जांपल की बात लूँ तो हमारी बुक्स ने हम पे प्रेशर लगाया, हमने लोड लिया, हमने उसे रेजिस्ट करा स्ट्रेस, बट हमारा स्ट्रेस कम पड़ गया इन रिगार्ड टू फोर्स, लोड ज़्यादा था। तो उसके केस में बच्चे ने क्या करा? बच्चे ने कोई गलत कदम उठा लिया, एक्सरसाइज उसने कुछ भी करा, तो उसी को हम लोग बोलेंगे स्ट्रेन। यहाँ पे हो गया डिफॉर्मेशन, स्ट्रेस की वजह से ऑब्जेक्ट का डिफॉर्मेशन ही होता है स्ट्रेन। मैं बोल सकती हूँ अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन ड्यू टू स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से कितना नुकसान हुआ है उसी को हम लोगों ने बोला है स्ट्रेन। अब ये स्ट्रेन भी 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहला नॉर्मल स्ट्रेन। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे टाइप्स पढ़ने से पहले,
कि इसमें हम लोग क्या मेजर करते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि पहले चीज ओरिजिनली क्या फॉर्मेशन में थी और अब उसमें कितने चेंजेस आ गए। तो स्ट्रेन को मेजर करने के का फॉर्मूला होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। मतलब पहले चीज ओरिजिनली कैसे थी और अब वो कैसे हो गई है, इसी को हम लोगों ने बोला है स्ट्रेन। ये एक डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी होती है क्योंकि ये हमारे एक रेशियो फॉर्मेशन में आ गई है, वो हम लोग पहले बात कर चुके हैं। अगर इसके टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, तो ये भी हमारे 3 टाइप्स की होती है, जिसमें सबसे पहले हमारी आती है नॉर्मल स्ट्रेन, सेकेंड होती है shear strain and third is volumetric strain, just like stress। बस इसे कैलकुलेट करने की चीजें थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। जैसे कि नॉर्मल स्ट्रेन में बात करेंगे तो अगेन वही परपेंडिकुलर फोर्स की बात करेंगे, shear strain की बात करेंगे तो पैरेलल फोर्स की बात करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक की बात करेंगे तो अगेन वॉल्यूम हमारा चेंज हो रही है, ऑब्जेक्ट की कोई वॉल्यूम चेंज हो रही है। तो इसको मेजर करने का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। कैसे? हमने एग्जांपल लिया था अ मेटल बॉल हैंगिंग फ्रॉम अ वायर, यही हमारा एग्जांपल था। तो ओरिजिनली बॉल वायर की लेंथ कितनी थी, सपोज थी x मीटर, बट जैसे ही हमने इस पे लोड लगाया और ये बॉल स्ट्रेच होके हो गई इतनी, मतलब वायर स्ट्रेच होकर हो गई इतनी, तो कितनी हो गई y। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा y अपॉन x। चेंज एक्चुअली y नहीं, ऊपर होगा y माइनस x अपॉन x। हमने चेंज बताया ना कि पहले कितनी थी अब कितनी हो गई, तो चेंज कितना हुआ y माइनस x। तो यही है हमारा नॉर्मल स्ट्रेन, जिसमें हम देख रहे हैं कि चेंज कितना हुआ है लेंथ में और पहले लेंथ कितनी थी। सेकंड की बात करें तो सेकंड में हम लोग देखते हैं चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। एक्चुअली यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहिए, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे, तो हम लोगों ने जब लैंडस्लाइड का एग्जाम्पल लिया तो पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, मतलब जीरो डिस्प्लेसमेंट था, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था, बट अब ऑब्जेक्ट खिसक के यहाँ पे पहुंच गया है, तो x मीटर का ऑब्जेक्ट में हो गया डिस्प्लेसमेंट। यही है हमारा shear स्ट्रेन। नेक्स्ट अगर बात करें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की, तो ये होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, कि जब हमने ऑब्जेक्ट को पानी में डुबाया था तब तो उसकी वॉल्यूम रिस्टोर थी, सपोज x थी, और अब उसकी वॉल्यूम वाटर प्रेशर की वजह से हो गई है कम, क्योंकि प्रेशर लग रहा है तो ऑफ कोर्स कोई चीज कॉम्पैक्ट होगी, कंप्रेस होगी, तो वॉल्यूम हो गई कम। तो वो कितनी कम हो गई है अपॉन उसकी ओरिजिनल वॉल्यूम कितनी थी, ये होता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आई होप अभी आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन समझ आया होगा। थोड़ा सा मूव कर देंगे यहाँ से। इसके बाद हम पढ़ेंगे थोड़े स्ट्रेस और स्ट्रेन से रिलेटेड लॉ। तो इसमें सबसे पहला लॉ आता है, एक्चुअली एक ही लॉ है मेनली, जिसे हम लोग बोलते हैं हुक्स लॉ। अब ये हुक क्या एक्सप्लेन करते हैं या क्या बताते हैं, तो हम स्ट्रेस को एक तरीके से बोल सकते हैं फोर्स, कि कितना फोर्स अप्लाई हुआ है, और स्ट्रेन कितना डिफॉर्मेशन हुआ है। तो हुक्स लॉ बोलते हैं एक्चुअली ये प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी हम लोग सॉलिड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में इलास्टिसिटी देख चुके हैं कि इलास्टिसिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है, ऐसा ट्रेट होता है जिसमें अगर हम किसी चीज़ को स्ट्रेस करें या कंप्रेस करें और फिर अगर फोर्स रिमूव कर दें तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्मेशन को रिस्टोर कर लेता है, वही होती है इलास्टिसिटी। तो हुक्स लॉ बताते हैं प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी। एक कंडीशन हमेशा रहेगी कि ये विद इन इलास्टिक लिमिट ही वर्क करेगा, विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट मतलब कब तक बॉडी अपने आप को रिस्टोर कर सकती है।
अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनी कि जैसे कि मेटल बॉल हैंग कर रही थी और ये स्ट्रेस हुई, स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेच हुई, इतनी हो गई, बट अगर कंडीशन बनी कि ये बॉडी ही टूट के अलग हो, तो यहाँ पे हुक्स लॉ भी काम नहीं करेगा। ये कंडीशन थी तो जो हमारे को जाननी चाहिए। इसके बाद अगर हम हुक लॉ की बात करें तो इसमें मेनली बताया है कि जो स्ट्रेस है जिसे हम बोल सकते हैं अप्लाइड फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। स्ट्रेन मतलब डिफॉर्मेशन, कि हमने कितना फोर्स लगाया और उस फोर्स को लगाने की वजह से ऑब्जेक्ट कितना डिफॉर्म हो गया, यही बताता है हमारा हुक्स लॉ। इसे हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन, जहाँ पे ई हमारा कांस्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी होता है, जिसे हम लोग इलास्टिसिटी मॉड्यूलस भी बोल देते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पॉइजन्स रेशियो। अब ये क्या होता है तो सपोज कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को या तो स्ट्रेच करा, को या तो स्ट्रेच करा या फिर उसे कंप्रेस करा, तो उसमें दो टाइप के चेंजेस होंगे। जैसे कि अगर एग्जांपल लें, कोई हमारी रबर है, रबर ऑब्जेक्ट है, ये हमारी रबर है, ठीक है, ये ओरिजिनली इस फॉर्म में है, बट हमने इसे स्ट्रेच करा, तो क्या होगा, इसमें दो टाइप से चेंजेस देखने को मिलेंगे। पहला चेंज कि इसकी लेंथ बढ़ गई, इसकी क्या हुई, पैरेलली जो लेंथ है वो बढ़ गई। और सेकंड स्टेज क्या हो, सेकंड मतलब पहले इस तरीके से लेंथ बढ़ गई, और सेकंड क्या चेंज हुआ कि जो इसकी ये वाली ब्रेड थी, परपेंडिकुलर जो फॉर्मेशन थी, ये परपेंडिकुलर फॉर्मेशन कम हो गई। मतलब जो ये लेंथ हमारी x है, ये x तो बढ़ गया, और जो y परपेंडिकुलर फॉर्मेशन है, ये y हमारा घट गया। तो यही है पॉइसन रेशियो, जिसमें हमारे को बताता है, जो कहता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मतलब ये बताता है कि कितनी ऑब्जेक्ट डिफॉर्म होएगी अगर हम उसे स्ट्रेच करेंगे या फिर कंप्रेस करेंगे। हमने किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करा तो वो पतली भी हो गई, जिसकी वजह से उसकी लेंथ बढ़ गई, जो हमारा लेटरल स्ट्रेन था, जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था, जो हमारी लेंथ बड़ी है, यानी कि जो पैरेलली लेंथ बड़ी है वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, और जो परपेंडिकुलरली हमारी हम बोल सकते हैं जैसे परपेंडिकुलरली लेंथ है या फिर फोर्स है या फिर जो भी है, वो हमारी घट गई। अगर मैं स्ट्रेचिंग का केस देखूं तो हमारी लेंथ बढ़ेगी और हमारी परपेंडिकुलर लेंथ घटेगी। यही बताता है हमारा पॉइसन रेशियो। मतलब पॉइसन रेशियो हमेशा या तो स्ट्रेचिंग के केस में एप्लीकेबल होगा या फिर कंप्रेशन के केस में एप्लीकेबल होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने कवर करा स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, हुक्स लॉ क्या होता है और पॉइसन रेशियो क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की बात करेंगे। हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड यहाँ खत्म होती है। नेक्स्ट में हम लोग फ्लूइड्स को कंटिन्यू करेंगे एंड उसके बारे में जानेंगे।